आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीडीएस के आगे का सेक्शन 193। तो सेक्शन 193 क्या बोलता है? इट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दैट इज इफ अ पर्सन, if a resident HUF or tax assessee is getting interest on securities, interest on securities, securities क्या होती है? पहली चीज तो ये, ठीक है, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। और टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 10% ऑफ इंटरेस्ट। तो हाउ डज इंटरेस्ट सिक्योरिटीज इज बीन डिफाइंड बाय इनकम टैक्स एक्ट? तो सिक्योरिटीज आर डिबेंचर्स, गवर्नमेंट या फिर कंपनी, मनी रेज्ड बाय लोकल अथॉरिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इन तीन एसेट्स को हम बोलेंगे सिक्योरिटीज, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इनकम के ऊपर हम टीडीएस की बात कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एप्लीकेबिलिटीज हैं जो हमें याद रखनी है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीडीएस, हर टीडीएस का जो सेक्शन है उसके ऊपर के लिए कॉमन जो एप्लीकेबिलिटी है वो ये है, इफ असेसी इज नॉट हैविंग PAN, that is permanent account number, तो TDS would be deducted at the rate of 20%। तो वो 20% डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, ऑफ एनी सेक्शन ऑफ आपका टीडीएस का आप उठाएंगे, अभी हम बहुत सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, तो ये चीज हमें कॉमनली याद रखनी है कि अगर पैन नंबर अगर असेसी ने नहीं दिया है तो उसका जो भी रेट है टीडीएस का, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। उस केस में सीधे 20% डिडक्ट होगा। ठीक है, फिर से वापस आते हुए एट सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो हमें पहली चीज तो हमें पता चल गई कि व्हाट आर सिक्योरिटीज, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर जो है 10% का हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा। बट ऐसे भी तो केसेस होंगे जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, या फिर देयर आर सम कंडीशंस व्हिच नीड टू बी फुलफिल्ड। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी तभी टीडीएस डिडक्ट होगा? हम वो कंडीशंस ही फुलफिल नहीं करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट होने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो पहले क्वेश्चन ये, पहला उसका जवाब ये है, इफ योर इंटरेस्ट received during the financial year is less than 5,000। तो अगर इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है, मतलब जो पेइंग कंपनी है, पेइंग डिबेंचर्स आपने परचेज किए हैं या फिर आपने सिक्योरिटीज परचेज की हैं बाय गवर्नमेंट, उस केस में जब आपका इंटरेस्ट है, इफ इट इज लेस देन 5,000 तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और कौन सा केस हो सकता है? और जो है, इफ दिस इंटरेस्ट is paid to LIC, that is life insurance company, GIC, that is general insurance company, और subsidiaries, इनकी subsidiaries को पे हुआ है, तब इंटरेस्ट पे जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस नॉट टू बी डिडक्टेड। ठीक है, जहाँ पे इंटरेस्ट पे हो रहा है एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट इज लेस देन 5,000, या फिर इंटरेस्ट पे हो रहा है टू LIC, GIC और इट्स सब्सिडरीज। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट है, कुछ कंपनीज हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने खुद ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जेम्प्ट से क्या होगा? तो उस केस में जो है सेक्शन 193 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। वैसे कौन से बॉन्ड्स हैं? ऐसे केसेस में बॉन्ड्स ही आ रहे हैं, जैसे NSC, नेशनल सेविंग
सर्टिफिकेट। दूसरा आता है गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है आपको इंटरेस्ट पे करती है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट प्लान। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इसके ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट जो भी आएगा एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। एंड नेशनल डिफेंस बॉन्ड, तो ये कुछ बॉन्ड्स के नेम्स हैं जिसके ऊपर जो है एग्जेम्पशन है बाय गवर्नमेंट। एंड उसके अलावा हमें याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इफ इट इज ग्रेटर देन 5000, तो उस केस में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। इजी सा था, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर, जस्ट बहुत बेसिक क्लॉज है, ये लगभग सब काफी चीजों पे एप्लीकेबल होंगे, सो दैट वुड बी कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 194, दैट इज ऑन डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? हम शेयर्स परचेज करते हैं कंपनीज के, है ना। कंपनीज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती हैं, उसके बाद जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड पे होता है। किसको पे होता है? शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे होता है, तो उस डिविडेंड के ऊपर गवर्नमेंट ये बोलती है, इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि जो डिविडेंड पे हो रहा है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स, और अगर ये शेयर होल्डर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस केस में डिविडेंड पे जो भी आपने पे किया है 10% टीडीएस डिडक्ट करो। क्या करो? 10% टीडीएस डिडक्ट करो। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? डिविडेंड, पहली चीज क्या होता है? डिविडेंड इज शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड तब पे करती हैं जब वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती हैं और उसमें से उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, कुछ शेयरिंग करनी होती है, तब जो है कंपनीज डिविडेंड इशू करती हैं। डिविडेंड रिलीज जो होता है उस केस में जो शेयर होल्डर है, अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्या है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, तो उस केस में जो है जो भी डिविडेंड रिसीव कर रहा है शेयर होल्डर, उसको 10% टीडीएस डिडक्ट होकर मिलेगा। अगेन इसमें कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटीज हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटीज मतलब जिसके ऊपर जो है सेक्शन 194 नहीं लगेगा, दैट इज इफ डिविडेंड रिसीव्ड, if dividend received during the year is less than ₹5,000, ठीक है। सेकेंड क्या? अगेन इट इज सेम, इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड बाय LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इट्स सब्सिडरीज, तो उस केस में जो है आपका सेक्शन 194 डिविडेंड वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड ये कौन सी कंपनीज जो आपको डिविडेंड पे करती हैं? दीज आर डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज मतलब द वन विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दीज आर डोमेस्टिक कंपनीज। तो हमारे पास हमने 193 पढ़ा जिसमें 10% है, हमने 194 पढ़ा जिसमें 10% है। इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर सेक्शन 193 का भी अगर इंटरेस्ट अगर हमारा लेस देन 5000 है या डिविडेंड हमारा लेस देन 5000 है, तो वन सेक्शन 193 एंड वन सेक्शन 194 दोनों एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ये डिविडेंड या इंटरेस्ट LIC, GIC या फिर उसकी सब्सिडरीज को पे हो रहा है तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड में हमें ये ध्यान रखना है क्या कि जो शेयर होल्डर है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो जो है उसके ऊपर ये डिविडेंड का क्लॉज ऑफ टीडीएस नहीं लगेगा, तब ये 10% डिडक्शन नहीं होगा। बट अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इज रिसीविंग मोर देन 5000 ड्यूरिंग अ ईयर, तो उस केस में जो है आपका डिविडेंड डिडक्ट होगा, डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए विद द सेक्शन 194A, that is interest other than interest on securities. Interest other than interest on securities. ये कौन सा इंटरेस्ट होगा? अदर देन सिक्योरिटीज, तो अदर देन सिक्योरिटीज तो हमने पहले सिक्योरिटी समझा था, उसके अलावा तो हमें पहले से पता था इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों पे मिलता है। हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, हम एफडी करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम टर्म डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। हमें तो यही सिंपल इंटरेस्ट पता था, ये तो हमने आज सीखा कि अच्छा सिक्योरिटीज भी अलग होता है कुछ जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। रिकरिंग डिपॉजिट इसी में आता है इंटरेस्ट जिसके ऊपर मिलता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। किसी ने लोन ले रखा है हमसे, थर्ड पर्सन ने, तो जो अमाउंट होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। जो पार्टनर होता है उसे पार्टनरशिप फर्म पे जो उसने कैपिटल लगा रखी है ना, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स कहाँ कहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। देयर इज सम कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर आपका जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अगर अपनी ड्यू डेट से के बाद, ड्यू डेट के एक्सपायरी होने के बाद जब वो पेमेंट करती हैं, तो जो भी वो पेमेंट करती हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट के साथ में करती हैं, तो इसमें ये इंटरेस्ट भी कवर अप होता है, ठीक है। और कौन कौन से इंटरेस्ट इसमें कवर होते हैं? इसमें जो है हमने आईटीआर फाइल किया, आईटीआर पे हमें रिफंड मिल रहा है, ठीक है। अब रिफंड हमें सर्टेन डेट तक मिल जाना चाहिए, बट दैट ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट पे करता है वो, तो ये वाला इंटरेस्ट भी इसी में कवर अप हो रहा है। और बैंकिंग में कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनमें अगर हमने अपना एफडी या फिर सेविंग चल रहा है, तो उसमें जो पैसा होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। देयर आर वेरियस स्कीम्स लाइक डिपॉजिट इन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, है ना, तो उसके ऊपर जो पैसा लगा होता है उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पे सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल हो जाता है। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस जहाँ पे जो है ये 194 ए एप्लीकेबल होता है। अदर देन सिक्योरिटीज जो भी कवर अप हो रहा है वो 194 ए में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें हमें कुछ बहुत माइन्यूट चीजें याद रखनी है। क्या? पहली चीज तो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज वो कवर अप हो रहा है सेक्शन 194 ए में। अच्छा, इस पे टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी सिनेरियो क्या है ऑफ सेक्शन 194 ए पे क्या है? इफ इंटरेस्ट इज लेस देन 5,000 तो सेक्शन 194 ए एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज लेस देन 5,000 इन एनी ऑफ द अबव केस, बट अब इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय, कौन कौन पे कर रहा है? मैं इसे रेड से लिख रही हूँ। बैंक, बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी इन बैंकिंग बिजनेस। इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका मतलब क्या हुआ? कोऑपरेटिव बैंक्स और
और पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ध्यान रखना, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। अगर ये तीन लोग हमें पेमेंट कर रहे हैं किसका, इंटरेस्ट का, एंड इंटरेस्ट इज लेस देन 40,000, इंटरेस्ट अगर 40,000 से लेस है तो सेक्शन 194A की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। आया समझ में? है मस्त इंटरेस्टिंग सी चीज। देखो, सेक्शन 194A अदर देन सिक्योरिटीज का है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। ठीक है, ठीक है। अब इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए तीन चीजों पे वो डिवाइड हो रहा है। एक तो लेस देन 5,000 पे, ठीक है, ये कॉमन सा रूल है, सब में लगता है, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें। ठीक है, एक हो गया लेस देन 40,000 इन केस ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड आपका पोस्ट ऑफिस। इसमें क्या 40,000 कब एप्लीकेबल हो रहा है, व्हेन एज इज लेस देन 60 ईयर्स, मतलब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में ये 40,000 है। सीनियर सिटीजन गेटिंग इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, एंड दिस अमाउंट इज लेस देन 50,000। ठीक है, अगर ये लेस देन 50,000 है तो 194A नहीं लगेगा। अगर ये मोर देन 50,000 है तो अग्रीगेट पर 10% डिडक्ट हो जाएगा। इस केस में अगर ये मोर देन 40,000 है तो अग्रीगेट पे 10% डिडक्ट हो जाएगा। टोटल इन ऑल 5,000 से कम है तो 194A का कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज हमें याद रखनी है 194A में, पहली चीज दिस इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो कि 193 में कवर हो रहा है। ठीक है, रेट इज सेम, दैट इज 10%, बट तीन चीजें, इफ इट इज लेस देन 5,000 तो सारे केसेस में, बट अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में रेसिडेंट के लिए 40,000 है whose age is less than 60 years, बट अगर वही सीनियर सिटीजन है जिसको बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है अंडर 50,000 तो 194A की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, बट अगर 50,000 से ऊपर है तब जो है उसके पास 194A के एप्लीकेबिलिटी के साथ में 10% TDS डिडक्ट होगा। ओके, अच्छा एक चीज और बहुत जनरल क्वेरी होती है ये, क्या कि अगर आपके 3 बैंक्स में एफडी है, सपोज कर लो 3 ब्रांचेस में, एक बैंक है सपोज कर लो HDFC बैंक, ठीक है, इसमें आपका एक दिल्ली में ब्रांच में आपकी एफडी है, ठीक है, एक मुंबई के ब्रांच में एफडी है और एक बैंगलोर के ब्रांच में एफडी है। ठीक है, इसमें एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000, इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 25,000 और इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000। ठीक है, टोटल हो गया 55,000। तो अब इस केस में बताओ टीडीएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ब्रांचेस तो अलग अलग हैं, मुंबई ब्रांच, दिल्ली ब्रांच एंड बैंगलोर ब्रांच, और एप्लीकेबिलिटी जो है वो 40,000 के ऊपर होता है। तो उस केस में याद रखना सीबीएस हो चुका है, दैट इज योर ऑल एफडीज, योर ऑल दीज एक्टिविटीज, मतलब जो कस्टमर आईडी होता है उसके थ्रू सब कुछ कवर होता है एक ही अकाउंट में, एक ही पैन नंबर के अंडर में। तो इस केस में जब सीबीएस ओरिएंटेड ब्रांच बैंक होती है तो उस केस में व्हेन इट क्रॉसेस 40,000, क्या व्हेन इट क्रॉसेस 40,000 तो ये 55,000 का 10% आपका टीडीएस कट जाएगा, दैट इज 5,500।
ये टीडीएस आपका डिडक्ट होगा इंडिविजुअली ईच ब्रांच में। मतलब यहाँ पे 2000 कटेगा, यहाँ पे 2500 कटेगा, 2500 और यहाँ पे 1000 डिडक्ट होगा। ठीक है, ये ब्रांच के केस में, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है कि इफ इट इज अ सीबीएस ओरिएंटेड ब्रांच बैंक, तो सारी ही सीबीएस ओरिएंटेड हो चुके हैं आज की तारीख में, तो उस केस में ये ब्रांच वाइज 40,000 नहीं है, दैट इज अग्रीगेट ऑफ 40,000। ठीक है, दैट इज, अब वही अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो अग्रीगेट ऑफ 50,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, दैट इज सेक्शन 194B। ये हमने इंटरेस्ट के ऊपर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लॉटरी लग गई, फिर क्या होता है, या फिर क्रॉस पजल, है ना, या फिर हॉर्स रेसेस। तो उस केस में क्या होता है, केबीसी खेलने गए, जीत गए 1 करोड़। ठीक है, या फिर वो पहले ही बॉर्नविटा का क्विज कंपटीशन होता था, उसमें भी पैसे मिलते थे, वो अगर मिल गए तो दीज आर कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स मतलब, कैजुअल इनकम्स दीज आर नॉन रिकरिंग इनकम्स। रोज रोज लॉटरी नहीं लगती है, रोज रोज आप किसी क्रॉस पजल को या फिर किसी शो में आप जीत नहीं सकते हो, है ना। तो इनके ऊपर जो टीडीएस रेट है दैट इज 30%। 30% डिडक्ट होता है एंड देन यू विल गेट। ओके, सपोज करो केबीसी में जीत कर आए 10 लाख, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 30%, दैट इज 3 लाख, और आपको चेक मिलेगा 7 लाख का। ठीक है, ठीक है, अगर आपकी इनकम उसके अलावा कुछ नहीं है तो आप जो है सेविंग करोगे, जो भी करोगे, उसके बाद आप इसको रिक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, रिफंड आएगा, बट एट द इंस्टेंस 30% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ आ जाएगी इस सेक्शन की। नॉन एप्लीकेबिलिटी तब आएगी जब इफ यू आर गेटिंग दिस विनिंग अमाउंट इज लेस देन ₹10,000। अगर ये 10,000 से नीचे है, ये 10,000 एक्सीड नहीं करता है, डज नॉट एक्सीड ₹10,000, तो ये 30% डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज, सपोज करो ये जो आपका विनिंग अमाउंट है दैट इज इन काइंड एंड कैश। मतलब कुछ कैश में है, कुछ काइंड में है। काइंड में मतलब यू आर गेटिंग ज्वेलरी, यू आर गेटिंग सम आर्किटेक्चर काइंड ऑफ थिंग, या फिर कुछ स्कल्पचर मिल रहा है, कुछ एंटीक मिल रहा है, कुछ पेंटिंग मिल रही है, देयर कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो कुछ कैश में है, कुछ काइंड में है, तो उस केस में क्या होगा ना, काइंड की वैल्यू निकाल ली जाएगी, मार्केटेबल वैल्यू। ठीक है, और कैश में से उतना उतना जो है 30% डिडक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, मार्केटेबल वैल्यू निकलेगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज इजी सा सेक्शन है, वंस यू रीड इट यू विल इजीली गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज 194BB, दैट इज टीडीएस ऑन हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग मतलब टीडीएस उनके ऊपर जो कि ये हॉर्स रेसिंग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, एंड ये ऐसे ही नहीं कंडक्ट कोई भी करवा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस उस पर्सन ने पहले से लिया होता है। ओके, एंड उस पे जो भी आपका जिसने भी लॉटरी, बिकॉज हॉर्स रेसिंग इज अ काइंड ऑफ लॉटरी थिंग, तो उसमें जो है जिसकी भी लॉटरी लगती है उस केस में भी जो है आपका टीडीएस का रेट जो है दैट इज 30%। एंड उसमें भी वही है 194BB में, इफ द अमाउंट, इफ द विनिंग अमाउंट डज नॉट एक्सीड कितना, 10,000,
तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस का सेक्शन 194B भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये 10,000 से अबव है तो 30% आपका डिडक्ट होगा ही होगा, ओके। अच्छा, हॉर्स रेसिंग को ना टर्फ भी बोलते हैं, टर्फ, TURF, बिकॉज ये एक टर्म सुन के एकदम से लगता है पता नहीं यार ये तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, ठीक है। तो इसको टर्फ भी बोलते हैं, टर्फ मेंटेनेंस, टर्फ रेस ना। तो कभी भी टर्फ नाम आ गया तो समझ लेना इधर 194BB की बात हो रही है। TDS इज एट द रेट ऑफ 30%। सो हमने आज जो है काफी सेक्शंस पढ़े रिगार्डिंग इंटरेस्ट, रिगार्डिंग सिक्योरिटीज, रिगार्डिंग डिविडेंड, रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज एंड योर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल, हॉर्स रेसिंग, ठीक है। सो रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स, इनको एक एक बार पढ़ लेना, इनके पास जाके क्वेश्चंस देख लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आता ही आता है, इट विल हेल्प यू। एंड आराम से ये पूरा ढंग से सुनना, बिकॉज ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल इज बीन इंक्लूडेड इन। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम गोइंग ऑन। स्टडीज अपनी चालू रखो सो दैट लेसन द प्रेशर, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।